वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग 780 पेजेस का जो पीडीएफ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का उसको कवर अप कर रहे हैं और उसमें जो है इंडियन हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसको इस समय कवर अप किया जा रहा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर हमने इस सेकंड पॉइंट तक कवर अप किया था जिसमें हमने बात करी थी कि किस तरीके से मतलब जो वराह मेहर की वृहद संहिता है उसके अंदर इंडिया की जो शेप है उसके बारे में सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, आज हम आगे नेक्स्ट पॉइंट से पढ़ेंगे और यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो भारत प्रशस्ति इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है और इसमें वर्णित है कि भारत जो है वो भूमि कैसी है, कर्म भूमि है और स्वर्ग भोग भूमि है। भारत का वर्णन द एपिटॉम्स ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी किया गया है। स्मिथ की बात करें तो स्मिथ ने हिंदुस्तान को इथनोलॉजिकल म्यूजियम कहकर संबोधित किया है। तो एग्जामिनेशन में आपसे एग्जैक्टली ये टर्म के रूप में पूछा जा सकता है कि किसने इंडिया को इथोलॉजिकल म्यूजियम के रूप में संबोधित किया, तो आपको याद रखना है किसने करा, स्मिथ ने करा। ठीक है, आगे बात करें भारतवर्ष जिसको हम लोग अक्सर इंडिया या फिर भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। तो भारतवर्ष का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एक भरत नाम का जो कबीला था उसके लोगों का देश। ठीक है, अब इसमें भरत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इस देश को क्या कहा गया, भारतवर्ष कहा गया। भरत भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है बात। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि चक्रवर्ती सम्राट का मतलब क्या है। ये जो डेफिनेशन है चक्रवर्ती सम्राट की तो ये कहाँ पर आपको मिलती है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें बताया गया है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला जो भाग है वो अगर किसी ने जीता हुआ है तो वो है आपका चक्रवर्ती राजा। मतलब एक चक्रवर्ती राजा का जो शासन होगा वो 1000 योजन मतलब हिमालय से लेके और समुद्र तक का पूरा एरिया उसके शासन के अंतर्गत हो, तो वही क्या कहलाएगा, चक्रवर्ती राजा कहलाएगा। आगे बात करें कि यूनानियों ने हमारे देश को क्या बोला, इंडिया बोला है। सर्वप्रथम इंडिया का जो नाम का प्रयोग हुआ ये 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के जनक के नाम से विख्यात जो हेरोडोटस थे इन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग जो है वो मेगास्थनीज ने किया और हेरोडोटस द्वारा वर्णित इंडिया से केवल सिंधु तथा उसके डेल्टा का ही बोध होता है। जबकि अगर मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज ने जो इंडिया शब्द दिया उसका मतलब था संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि चीनियों ने भारत को हेनतु ये बोला है। सर्वप्रथम झिंकियान या फिर चंकियन ने शेनतु शब्द का प्रयोग किया था जो कि वास्तव में सिंधु शब्द का चीनी रूप है। हिनसांग ने भारत को हेनतु कहकर संबोधित किया था और इत्सिंग ने भारत को आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा है। तो इत्सिंग ने क्या बोला इंडिया के लिए और हिनसांग ने क्या बोला, ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। हिनसांग ने बोला हेनतु और वहीं अगर इत्सिंग की बात करें तो उसने इस पूरे देश को आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा है। इसके बाद खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो उसमें सबसे पहले प्राकृत में जो लिखा गया वो था आपका भरतवर्ष। ठीक है, भरतवर्ष या फिर भारतवर्ष का विवरण उसके अंदर मिलता है और एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन परणी की जो अष्टाध्यायी है उसमें मिलता है। मनुस्मृति और भागवत पुराण की बात करें तो उसमें भारत को जो है देव निर्मित देश कहा गया है। इसके अलावा सोमदेव। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाद आगे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि अथर्ववेद में गांधार, मुजवत, महावृक्ष, बालीक, मगध, अंग, अष्टचक्र, अयोध्या, वर्णावती, जिसको बनारस या फिर काशी के नाम से भी जानते हैं, इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट थे और उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी कैसी एक गोल है और वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। सो ये सारे मेन पॉइंट्स थे जो इंडिया के बारे में कहे गए हैं और जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अब सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होता है, इसमें हम बात करेंगे पाषाण काल या फिर स्टोन एज की। अब पाषाण काल का मतलब क्या है कि पत्थरों का उस टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। बिना पत्थरों के इंसान का जो जीवन है वो पॉसिबल ही ना हो। सो पत्थर के औजार का उपयोग वो यहाँ पर आपको इसमें चित्र में ये दिखाया गया है। ठीक है, ये जो चित्र आप देख रहे हो इसमें अलग अलग औजार बनाए गए हैं जिसमें इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए इस पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जानवरों की खाल से वस्त्र बनाने के लिए, मतलब उसको वस्त्र सिलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये अलग अलग तरीके के पत्थर जो थे इनका यूज़ किया गया। अब अगर हम पाषाण युग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम एक ऐसे युग की बात कर रहे हैं जब लोग जो थे पत्थरों पर आश्रित थे। चाहे वो उनके रहने के लिए जगह की बात हो गई, चाहे खाने के लिए अगर उन्हें कुछ शिकार करना है तो उस शिकार के लिए भी वो पत्थर का यूज़ करेंगे। गुफाओं में रहेंगे मतलब पत्थरों का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो है मानव सभ्यता का एकदम स्टार्टिंग वाला फेज़ है जब इंसान पूरी तरीके से क्या बिल्कुल विकसित था ही नहीं, स्टार्टिंग हो रही थी विकसित होने की। प्रारंभिक अगर हम बात करें, प्रारंभिक जो पूर्व मानव को क्या बोला जाता है तो वो एक टर्म जो है ये ज़रूर आपको याद रखनी है, क्रो-मैग्नन। ठीक है, क्रो-मैग्नन नाम से इसको जाना जाता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग का इंसान है। और इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा और शिकार, कंदमूल, फल खाकर अपना जीवन बसर करता रहा। इसके अलावा यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये लिखा है ब्लेड ब्यूरिन। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण ये उच्च पूर्व पाषाण काल परंपरा की प्रमुख विशेषता है। तो ये ज़रूर पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि ब्लेड ब्यूरन ये इस प्रकार के जो उपकरण हैं ये उच्च पूर्व पाषाण काल परंपरा को विशेष रूप से दर्शाते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यान संस्कृति का संबंध जो है वो पाषाण युगीन संस्कृति से है। सो एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये संस्कृति जो है किससे रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यान संस्कृति, इसका संबंध किससे है आपका पाषाण युगीन संस्कृति से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारतीय प्रागैतिहासिक या फिर प्रागैतिहास को सर्वप्रथम जो उद्घटित करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो हैं आपके डॉक्टर प्राइमोरोज को जाता है। इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नाम का एक नव पाषाणिक स्थल था, वहाँ से प्रागैतिहासिक औजार जो थे वो प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको ये सारे पॉइंट पता होने ही चाहिए कि डॉक्टर प्राइमोरोज, इनको इस बात का श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने जो है प्रागैतिहास, भारतीय प्रागैतिहास के बारे में खोजा। 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक एक नव पाषाणिक स्थल से इन्होंने प्रागैतिहासिक औजार जो थे वो प्राप्त किए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता आती है। जबकि अगर हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो उससे जो है ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है। और सबसे पहले 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का जो अनुसंधान था उसको स्टार्ट किया गया था और प्रागैतिहास के संबंध में या फिर उसके अध्ययन के विषय
जो है वो निरक्षर समाज का इतिहास है, यानी कि उस टाइम पर कुछ भी जो ऐसा लिखा हुआ नहीं है जिसको हम समझ पाएँ। ठीक है, लकीरें बनी हुई हैं, कुछ लिपि है, उस लिपि को समझना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा 1816 की बात करें तो 1816 में टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल और जो लौह काल है इसका त्रियुगीय विभाजन किया। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि किसने ये विभाजन किया था, तो टॉमसन का नाम आपको याद रखना है। सर्वप्रथम 1865 में जॉन लुबाक, इनका नाम भी याद रखना है। 1865 में जॉन लुबाक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण और नव पाषाण काल में किया। लुबाक बाद में लॉर्ड एवेवरी के नाम से भी जाने गए। ठीक है, लॉर्ड एवेवरी के नाम से भी इनको जाना गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो हमारा ये पैलियोलिथिक या फिर पुरा पाषाण काल है और जो नव पाषाण काल है नियोलिथिक, ये जो शब्दावली है ये जॉन लुबाक, इन्होंने ये शब्दावली दी 1865 में, जब इन्होंने अपना एक बुक प्रकाशित करी जिसमें लिखा, मतलब बुक का नाम क्या था, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, उसमें इन्होंने ये चीज़ सारी बात कही। इसके अलावा लातीर्थ की बात करें तो इन्होंने जो है पुरा पाषाण काल का विभाजन प्रारंभिक या फिर निम्न पूर्व, मध्य पूर्व और उच्च पूर्व पाषाण काल में किया। सो आई होप कि आज वाले सेशन को जो है यहाँ पर एंड करना ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पर अभी तक आपने कवर अप कर लिए हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं जो है अपने माइक्रो नोट्स बनाते रहिए, वहाँ पर सारे पॉइंट्स इनको लिखते रहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कहीं भी आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।